हाय, दिस इज़ निशान चौहान फ्रॉम संकल्प एकेडमी। क्लास 11th के लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और साथ साथ आपकी दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, इसके अलावा हमने यूनिट सिस्टम के बारे में जाना था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड का यूज़ क्या होता है, पहले उसकी बात करेंगे। लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो शब्द है आपका पैरेलैक्स, इसका मीनिंग क्या होता है। ये जो शब्द है आपका पैरेलैक्स, इसका मीनिंग क्या होता है। इसे जानने के लिए हम क्या करें, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, हम उसे कर सकते हैं क्या, कि किसी पेन को अपनी नाक की सीध में बिल्कुल सामने रखें, अपनी एक आंख को बंद करें और उस पेन की पोजीशन को पीछे किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करें। फिर अपनी इस आंख को खोल के दूसरी आंख को बंद करें, तो फिर से पोजीशन को ऑब्जर्व करें। तो हम क्या पाएंगे कि हम पेन की पोजीशन को मूव तो करा नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन के रेस्पेक्ट में उसमें एपरेंट शिफ्ट एग्जिस्ट कर रही है। क्या एग्जिस्ट कर रही है? एपरेंट शिफ्ट। और ये जो एपरेंट शिफ्ट एग्जिस्ट करती है, इसे ही हम बोलते हैं पैरेलैक्स। क्या बोलते हैं इसे? हम पैरेलैक्स बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, इट इज द apparent shift, it is the apparent shift, apparent shift in the position, in the position, इसे हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा मार्कर को, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to, with respect to other, किसके रेस्पेक्ट में? एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अदर, व्हेन वी शिफ्ट, व्हेन वी शिफ्ट आवर आई साइड वाइज। अगर हम अपनी आइज़ को, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार इसे बंद करिए, एक बार इसे बंद करिए और पेन की पोजीशन को ऑब्जर्व करिए, तो उसमें क्या एग्जिस्ट करेगी? एपरेंट शिफ्ट एग्जिस्ट करेगी। वही शिफ्ट क्या कहलाएगी? आपकी पैरेलैक्स कहलाएगी। अब मैंने बोला आपको लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का यूज़ किया जाता है। तो किस तरीके से? सपोज करते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब वो ऑब्जेक्ट को हम क्या मानना है? मून। ये मून है और ये हमारी अर्थ सरफेस है। ये क्या है? हमारी अर्थ की सरफेस। अर्थ पर दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए जहाँ से हमने मून को ऑब्जर्व करा है, एक पॉइंट बी। ठीक है। अब जब ऑब्जर्वेशन करा है तो पॉइंट, एक लाइन ऑफ साइड बना देते हैं हम, जिससे हमने ऑब्जर्व करा कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही यहाँ पर ये इस तरीके से बन गई। ऑब्जर्वेशन एंगल की बात करें तो मान लेते हैं एंगल फर्स्ट वाले केस में कितना था आपका? 5 1। और जो सेकंड वाला केस है उसमें कितना था आपका एंगल? 5 2। कितना एंगल था सेकंड वाले केस में? 5 2 एंगल। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर एक एक्सिस ड्रॉ करें पैरेलल टू दीज टू लाइंस, देन ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? 5 1 हो जाएगा। और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? 5 2 हो जाएगा। ये ए और बी पॉइंट है अर्थ सर्फिस पर, तो इन्हें हम मिला सकते हैं। माना इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसे स्मॉल बी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल बी से। और साथ साथ ये जो डिस्टेंस है इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डी से, कैपिटल डी से। हमें मेजर क्या करना है? कैपिटल डी मेजर करना है। तो हम मान सकते हैं क्या, लेट 5 1 प्लस 5 2 इक्वल थीटा। हमने क्या माना कि ये जो कंप्लीट एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल है, इन दोनों का सम। और इस थीटा को ये क्या बोलते हैं? हम पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम पैरेलैक्स एंगल, या फिर इसे ही बोला जाता है पैरालैक्टिक एंगल। क्या बोलेंगे इसे हम? पैरालैक्टिक एंगल भी इसको ही बोलेंगे हम। ठीक है। इसके अलावा बी क्या हो गई? जो किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है। और ये क्या है? डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस। डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे डिस्टेंस हो गई दो पॉइंट की। ठीक है। और कैपिटल डी क्या है आपका? ये मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मून एंड
अर्थ। अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल डी। याद रखेंगे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम फिजिक्स में एंगल को लेंगे तो हमेशा रेडियन मिलेंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं इस तरफ, ऊपर की तरफ। और जब हम शिफ्ट करते हैं, देखिए हमने पढ़ा है क्या, एंगल इज इक्वल क्या होता है आपका, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, जहाँ एंगल हम किस में लेते हैं, इन रेडियन। एंगल किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। एंगल क्या है हमारा, थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क कितनी है लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गई बी, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, रेडियस कितनी है उसकी, कैपिटल डी। हमें क्या निकालना है, कैपिटल डी निकालना है। देन कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी अपॉन थीटा। और थीटा को किस में मेजर करेंगे हम, इन रेडियन। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लार्ज डिस्टेंस पर सिचुएटेड ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसे मेजर कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, थीटा ऑलवेज आपको किस में लेना है, रेडियन में लेना है। तो पैरेलैक्स मेथड में हमने क्या करा, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। पैरेलैक्स क्या है, एपरेंट शिफ्ट है, जब अपनी आइज को आप साइडवेज ऑब्जर्व करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जर्व करना है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये अर्थ है और ये क्या है ऊपर, ये मून है। अब मून तक की डिस्टेंस अगर मेजर करनी है तो हमने क्या करा, अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से ऑब्जर्वेशन करा मून का, साइट ऑफ एंगल ऑफ साइड ऑब्जर्व करें 5 1 5 2, जिसके रेस्पेक्ट में ये भी 5 1 5 2 हो गए। टोटल एंगल को क्या माना हमने, थीटा। देन फिर आफ्टर हमने एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यूज करके, जो रेडियस है वो बेसिकली डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। नाउ वो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, और थीटा किसमें आ गया, रेडियन में। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इज, the moon is observed, the moon is observed from two diametrically opposite points, capital A and capital B on earth, ठीक है। इसके अलावा क्या है, द एंगल थीटा subtended at the moon, जो एंगल थीटा है बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, by the two direction of observation is 1 डिग्री 54 मिनट, ये आपका एंगल गिवन है। और साथ साथ क्या गिवन है, जो डायमेट्रिकली डिस्टेंस है बी, वो कितनी गिवन है आपको, 1.276 इंटू 10 पावर 4, सॉरी इंटू 10 पावर 6 है आपका, ठीक है, इंटू 10 पावर 7 मीटर है गिवन। और साथ साथ क्या पूछा है आपसे, पूछा गया है कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक लाइन को। सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखिए सबसे पहले जो एंगल गिवन है थीटा कितना गिवन है, 1 डिग्री 54 मिनट, ये आपको एंगल गिवन है। आपको पता है 1 डिग्री में आपके 60 मिनट्स होते हैं, 60 और 54 कितने हो जाएंगे टोटल मिनट्स, ये 114 मिनट्स, इतने मिनट्स हो जाएंगे। हम जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10 to the power - 4 रेडियन होते हैं। ये आप डाटा याद रखना पड़ेगा आपको कि 1 मिनट में, या फिर आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्यों, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, उसके अकॉर्डिंग आप 1 डिग्री या 1 डिग्री के बाद आपका 60 मिनट्स के लिए, फिर 1 मिनट्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं इसे आप, ठीक है। तो इसका मतलब 114 मिनट में कितने होंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.32 इंटू 10 to the power - 2 रेडियन। इतने मिनट में इतने रेडियन का एंगल बनता है। आपको क्या मेजर करनी है, डिस्टेंस। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है बी अपॉन थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी कितना गिवन है आपको, ये बी गिवन है, कितना गिवन है, 1.276 इंटू 10 पावर 7, और अपॉन थीटा, किस में रखना है आपको, रेडियन में। रेडियन में आपने कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे
3.32 इंटू 10⁻⁻²। जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व करके आएगा अप्रॉक्स 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। तो ये क्या आ गई, अप्रॉक्स डिस्टेंस आ गई अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखिए डाटा जो भी गिवन है उस डाटा का यूज़ करें। मेन चीज़ है आपका क्या, जो थीटा है आपको उसे रेडियन में ही प्लेस करना है। आपका डिग्री में गिवन है, मिनट में गिवन है, इस तरीके से आपको फाइनली कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं क्या, कि जो 1 डिग्री होते हैं वो 60 मिनट के इक्वल होते हैं। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये था क्या आपका, इसमें बेसिकली हमने पैरेलैक्स मेथड जाना जो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के काम में आता है, और साथ साथ उससे रिलेटेड हमने एक एक्सपेरिमेंट करा या एक एग्जाम्पल करा जिसमें हमने मेजरमेंट करे। ठीक है, अब जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उस टॉपिक की खासियत यह है कि अगर आपकी इस टॉपिक पर कमांड है तो आप फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक, पहले बात कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस ये आपका टॉपिक का नाम है। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या होती है डायमेंशंस, उसकी बात कर लेते हैं। जो आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, उन क्वांटिटी की हेल्प से ही आप फिजिक्स की सारी क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं। अब उन्हें डिफाइन करने की दो चीज़ें होती हैं, एक तो फिजिकली और एक डायमेंशनली। तो हम जो डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटीज़ का करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ का, तो कौन कौन सी होती थी अगर 7 क्वांटिटीज़ की बात करें, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और साथ साथ क्या लास्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये आपको बताई थी। यप, इनकी आपको क्या रखनी है, मेनली डायमेंशन याद रखनी है। क्या, लेंथ की डायमेंशन होती है एल, मास की डायमेंशन होती है एम, टाइम की डायमेंशन होती है टी। मैंने आपको तब भी बताया था, अभी बताता हूँ कि ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होंगे वो ये तीनों यूज़ होंगे। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन के, करंट एम्पियर ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल तो एम ओ एल। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन है। अब हम इन 7 क्वांटिटीज़ की हेल्प से फर्दर क्वांटिटीज़ की डायमेंशन जानेंगे, किस तरीके से हम डायमेंशंस का कैलकुलेशन करता है वो भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमें पता चल गया लेंथ की डायमेंशन एल है, और यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अगर मैं आपसे कहूँ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ की यूनिट भी मीटर होती है, तो डायमेंशन क्या रहेगी उसकी, एल ही रहेगी। अगर मैं आपसे कहूँ हाइट, वो भी मीटर में मेजर होती है, तो उसकी डायमेंशन भी क्या रहेगी, एल रहेगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ एरिया, तो आप सब जानते हैं एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी। देखो लेंथ की भी डायमेंशन एल, ब्रेड्थ की भी डायमेंशन एल, दोनों की डायमेंशन क्या है, इसकी भी एल है और इसकी भी क्या है बच्चों, एल है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, एल स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर किसकी डायमेंशन आ गई, आपकी एरिया की डायमेंशन आ गई। नाउ सेकंड बात करते हैं वॉल्यूम। सेकंड किसकी बात करते हैं हम, वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। दैट मीन्स एल लेंथ के लिए, ब्रेड्थ के लिए भी क्या रखा जाएगा, एल, और हाइट के लिए भी क्या रखा जाएगा, एल। तो ये क्या बन जाएगी डायमेंशन इसकी, एल की पावर 3। क्या बन जाएगी, एल की पावर 3, ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी। नंबर 3 आते हैं मास डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मास डेंसिटी की। मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी क्या होता है आपका, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास की डायमेंशन क्या होती है, m, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, l पावर 3। तो डायमेंशन कितनी आ जाएगी, ये m l पावर -3। ये किसकी आ गई, मास डेंसिटी की। बाकी डायमेंशंस की बात करते हैं, देखिए ध्यान से, आगे चलते हैं इसके बाद। नंबर 4 हमने पढ़ा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का मेजरमेंट जो होता है वो मीटर में होता है, तो डायमेंशन क्या बनेगी इनकी, एल बनेगी। नंबर 5, अगर आपका स्पीड है या वेलोसिटी है, तो आप सब जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऊपर तो डायमेंशन रहेगी एल, और नीचे डायमेंशन किसकी आ जाएगी, टी की डायमेंशन आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका एल टी माइनस वन, कितना हो जाएगा एल टी माइनस वन। नंबर 6 आते हैं एक्सिलरेशन। एक्सिलेशन हम सब जानते हैं क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस कर रहे हैं तो मिलेगी तो हमें वेलोसिटी ही। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और अनदर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और मैं आपको कहूँ कि इन दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस निकालिए, तो आप 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स ऊपर तो डायमेंशन रहेगी किसकी, वेलोसिटी की, कितनी रहेगी एल टी माइनस वन, और नीचे किसकी आ जाएगी, टाइम की, वो कितनी आ जाएगी टी। जब टी की पावर 1 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी आपकी ये एल टी पावर माइनस टू, कितनी हो जाएगी ये एल टी पावर माइनस टू। क्लियर है इतना। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए ध्यान से। नंबर 7, ये एक्सेलेरेशन हो गया। अब बात करते हैं फोर्स की। आप सब जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास की डायमेंशन होती है m, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू। हम जब इन्हें कंबाइन करेंगे तो कितनी आ जाएगी ये एम एल टी माइनस टू, कितनी आ गई एम एल टी माइनस टू। नंबर 8, नंबर 8 बात करते हैं हम किसकी, मोमेंटम की। किसकी बात करते हैं, मोमेंटम की। हम जानते हैं मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की डायमेंशन हो गई m, वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई एल टी माइनस वन, तो ये कितनी आ जाएगी इसकी डायमेंशन एम एल टी माइनस वन। ये किसकी आ गई आपकी, मोमेंटम की आ गई। नंबर 9, नंबर 9 बात करते हैं वर्क की। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन हमने ऊपर निकाली, वो कितनी होती है आपकी एम एल टी माइनस टू, और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है एल होती है, तो ये कितनी आ जाएगी डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, कितनी आ जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। आगे बात करते हैं इसके अलावा, देखिए ध्यान से। नंबर 10, नंबर 10 बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू होता है एम जी एच, जहाँ एम मास होता है, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एच क्या होता है हाइट होती है। तो मास की डायमेंशन एम रहेगी, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन क्या रहेगी एल टी माइनस टू, और हाइट की डायमेंशन क्या रहेगी एल रहेगी। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके एम एल टू टी माइनस टू। अरे ये क्या हुआ, ये तो 9th और 10th की डायमेंशन सेम आ गई, जो वर्क डन की डायमेंशन है वही पोटेंशियल एनर्जी की है। तो हाँ, एक से ज़्यादा क्वांटिटी की डायमेंशन क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। और आपके एग्जाम्स में या कंपटीशंस में भी इस तरीके की प्रॉब्लम बनती है, वो 4 ऑप्शन दे देगा और ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन से पेयर की डायमेंशन सेम है। नंबर 11 आते हैं आपके पास काइनेटिक एनर्जी। किसकी बात करते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब जानते हैं क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, मास की डायमेंशन होती है एम, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, अब पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, ये भी एम एल टू टी माइनस टू। हमने क्या देखा, फिर से डायमेंशन क्या रही, सेम रही। इसका मतलब अगर किसी सिस्टम पर वर्क डन हो रहा होगा तो वो जरूर उसमें किसका हाथ होगा, पोटेंशियल एनर्जी या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी का हाथ। ठीक है। नंबर 12, अगली बात करते हैं किसकी, प्रेशर की। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की डायमेंशन होती है आपकी कितनी एम एल टी माइनस टू, अपॉन एरिया की होती है आपकी एल, ठीक है, की पावर टू, एल की पावर टू। तो देखो एल की पावर टू ऊपर जाएगा, वन पहले से माइनस टू, तो माइनस वन बचेगा, तो कितनी बच जाएगी ये एम एल माइनस वन टी माइनस टू। याद रखेंगे प्रेशर की डायमेंशन या फिर स्ट्रेस की डायमेंशन दोनों सेम होती है। स्ट्रेस भी क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। आगे बात करती हैं इसके अलावा, देखिए नंबर 13, स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन।
तो देखो वो डायमेंशन आपकी लेंथ हो सकती है, तो अगर मैं लेंथ के करस्पॉन्ड बात करूं तो क्या कहूंगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आप देख सकते हैं ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, दैट मीन्स डायमेंशन एल से एल कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 1। इसका मतलब जो स्ट्रेन है वो कैसी क्वांटिटी है आपकी, डायमेंशन लेस। स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है आपकी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं। इसके अलावा स्ट्रेन की कोई यूनिट भी नहीं होती, तो साथ साथ क्या है ये आपकी यूनिट लेस भी है। क्यों नहीं होती यूनिट, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, एक दूसरे की यूनिट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। चलिए जरूरी नहीं लेंथ हो, चूंकि मैंने डायमेंशन लिखा तो यहाँ पर चेंज इन एरिया भी हो सकता है, चेंज इन वॉल्यूम भी हो सकता है। आगे बात करते हैं नंबर 14, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो। किस किस का, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की डायमेंशन हमने निकाली थी, कितनी आई थी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। कितनी आई थी हमारी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और स्ट्रेन की ऐसी क्वांटिटी होती है डायमेंशन लेस, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। नंबर 15, अब बात करते हैं किसकी, टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और मल्टीप्लाइड बाई किससे करना है, डिस्टेंस मतलब एल से। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एम एल टू टी माइनस टू। कितना हो जाएगा आपका, एम एल टू टी माइनस टू। क्लियर है इतना। आगे बात करते हैं इसके बाद। देखिए इसके बाद बात करते हैं किसकी, इम्पल्स की। नंबर 16, किसकी बात करते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स होता है बेसिकली आपका फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम पीरियड। क्या होता है, फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम पीरियड। तो सॉल्व करते हैं, फोर्स की क्या हो गई, एम एल टी माइनस टू, और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, टी। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी एम एल टी पावर माइनस वन। कितनी आ गई, एम एल टी माइनस वन। अच्छा इम्पल्स की कंडीशन होती है, इम्पल्स ही होता है आपका चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स ही क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम। तो आप देख सकते हैं मोमेंटम का चेंज भी मोमेंटम होगा, तो ये आपका मोमेंटम की भी डायमेंशन है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं एंगल। एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंगल कैसी क्वांटिटी है, एक डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस क्यों है डायमेंशन लेस, देखिए ध्यान से, एंगल इज इक्वल टू हमने पढ़ा है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी मीटर में मेजर होगी तो इसकी भी डायमेंशन एल हो गई, और ये भी मीटर में होगी तो इसकी भी डायमेंशन क्या हो गई, एल हो गई। कट के कितना मिलेगा, वन। कैसी क्वांटिटी हो गई, डायमेंशन लेस। लेकिन एंगल की यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, रेडियन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि ऐसी क्वांटिटी का नाम बताओ जिसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं, तो वो क्या हो गई आपकी, एंगल हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके अलावा सॉलिड एंगल भी हो सकती है क्योंकि उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, और वो भी कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। नंबर 18, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं आपके, ये भी क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ये भी क्या होते हैं, डायमेंशन लेस। क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर आपसे कहा जाए, देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं हम, एफ इक्वल टू क्या होता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से दो मासिव ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनके बीच की डिस्टेंस आर है तो कितना फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इक्वल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। आपको डायमेंशन निकालनी है जी की, तो जी कितनी हो जाएगी, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन एम टू। कितनी हो जाएगी, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम वन एम टू। वैल्यू पुट करेंगे सबकी डायमेंशन की वन बाई वन। एफ की हो जाएगी इतनी एम एल टी माइनस टू, और आर का स्क्वायर मतलब कितना, एल की पावर टू डिवाइडेड बाई, पहला भी मास है और दूसरा भी मास है, तो कितना हो जाएगा, एम की पावर टू। एम की पावर टू ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, एम पावर माइनस वन बचेगा, एल की पावर थ्री हो जाएगा, और टी पावर कितना हो जाएगा, माइनस टू। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ये किसकी डायमेंशन आ गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो अगर आपसे कोई फॉर्मूला याद है और उससे रिलेटेड डायमेंशन पूछी जाए तो आप इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। नंबर 20, अगर आपसे प्लांक कांस्टेंट पूछी जाए, किसकी, प्लांक कांस्टेंट। देखिए ध्यान से, हमने पढ़ा है एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पर एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। तो ये कितना हो जाएगा, E अपॉन
फ्रीक्वेंसी, अच्छा पहले इससे पहले एक फ्रीक्वेंसी की और बता देता हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, t⁻⁻1। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है, mL2t-2 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, t⁻⁻1। इस t⁻⁻1 को ऊपर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, ये mL2t⁻⁻1 ये है, -2 ये है, -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। कितनी बचेगी पावर, -1 बचेगी। ये किसकी आ गई, आपकी प्लांक कांस्टेंट की आ गई। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं इसके अलावा। देखिए ध्यान से, नंबर 22 किसकी बात कर लेते हैं, पावर की। पावर सब जानते हैं क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, mL2t-2 क्या होती है, mL2t-2 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। जब t ऊपर जाएगा तो t⁻⁻1 होने का, तो पावर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, mL2t-3। ठीक है, mL2t-3। इस तरीके से और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये मैंने वो क्वांटिटी डिस्कस करी है मोस्टली जिसका यूज़ आपका 11th क्लास में होगा। जिनका यूज़ कहाँ पर होगा, आपका 11th क्लास में होगा। ठीक है, इस तो मेन मोटिव ये है, आप जो है एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक में पीछे की तरफ लास्ट में आपकी डायमेंशंस गिवन है। ठीक है, बहुत सारी डायमेंशंस गिवन है। जैसे जैसे हम क्वांटिटी पढ़ते रहेंगे अपने सिलेबस में, वैसे वैसे हम 1 बाय 1 उन क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को भी ऑब्जर्व करते रहेंगे। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या है, बेसिकली आपने क्या करा, हर चीज़ के एक पर्टिकुलर फॉर्म दे दिया। अच्छा, एक चीज़ याद रखने वाली है इसमें मेनली क्या, जब भी हम डायमेंशंस लिखेंगे तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। डायमेंशन कैसे लिखी जाती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं। ठीक है, आई होप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो बेसिकली इससे डायमेंशन से आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे, डायमेंशंस की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।